नमस्कार भाइयों। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ सिडबी ग्रेड ए का जो एग्ज़ाम हुआ था 4 अक्टूबर को। उसके अंदर कट ऑफ किया जा सकता है, क्या क्या आया, आप क्या कर सकते थे जो आपका स्कोर अच्छा आता, और हो सकता है आ भी रहा होगा। तो बेस्ट विशेज़ है सबको, सबका ही क्लियर हो जाए मेरी तरफ से। तो मैंने लास्ट टाइम इंटरव्यू दिया था ग्रेड बी के लिए, इस बार भी मैंने ग्रेड बी का एग्ज़ाम दिया है। लास्ट टाइम मैं ग्रेड ए के लिए एलिजिबल भी था, बट मैंने ग्रेड ए नहीं भरा। इस बार मैं सिर्फ ग्रेड बी के लिए एलिजिबल था एज कंस्ट्रेंट की वजह से, तो मैंने ग्रेड बी दिया है। तो अब मैं ग्रेड ए को डिस्कस करना चाहूँगा यहाँ पर। पहले मैं कट ऑफ ही बता देता हूँ, जिन लोगों को कट ऑफ देखना है उनका टाइम वेस्ट ना हो। तो जो इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव है ये 75 मार्क्स का था, ऑब्जेक्टिव भी 75 का, एमएसएमई डिस्क्रिप्टिव जो था वो 50 मार्क्स का। तो इसके अंदर क्या था कि जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो बहुत सिंपल थे, सिंपल टॉपिक से आए थे, एसए का भी एंड प्रेसी का भी। तो ये जनरली वैसे भी बहुत सिंपल रहता है, इसमें कोई ऐसा कोई डिफ़िकल्ट टॉपिक नहीं पूछते, स्पेशली इन ग्रेड ए। ग्रेड ए में टॉपिक्स जो भी होते हैं डिस्क्रिप्टिव सेक्शन में वो बहुत इजी आते हैं। मैं 2 बार देख चुका हूँ, दोनों टॉपिक्स में सिंपल मीन्स इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव में भी, दोनों पार्ट्स में इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव और एमएसएमई डिस्क्रिप्टिव दोनों में ही सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। अब इस बार क्या रहा डिस्कस करते हैं। मैं नीचे से स्टार्ट करूँगा। एमएसएमई डिस्क्रिप्टिव में जो क्वेश्चन आए थे अब की बार वो ऐसा कोई बहुत टफ नहीं थे। जैसे कि इस बार जो क्वेश्चन आए थे वो आयरैक, आई थिंक ये आयरैक था या कोई और टॉपिक था, ये मेरे को जो मिला है मैं उसमें से बता रहा हूँ क्योंकि मैं तो ग्रेड बी के लिए एलिजिबल अपीयर हुआ था। तो आयरैक था, एक आया था एआरसी के ऊपर, सिंपल क्वेश्चन था, एआरसी को ही डिफ़ाइन करना था और कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या होती है, उनका रोल क्या होता है, सरफेसी में उनके पास क्या पावर है, ऐसा कुछ क्वेश्चन रहा होगा। दूसरा इसके बाद ये मेरा मानना है कि अगर ये किसी ने प्रिपेयर नहीं करा है तो सिडबी का पेपर देना उसके लिए व्यर्थ है, क्योंकि चैलेंजेस, गवर्नमेंट स्कीम, वे फॉरवर्ड, ये आपका मीन्स आपका फॉर्डर इसका प्रिपेयर्ड होना चाहिए, एटलीस्ट 2 पेजेस का आपके पास होना चाहिए कि भाई उसको डिलेड पेमेंट्स है तो उसके पास समाधान है, ठीक है, क्रेडिट गैप है तो CGTMSE है उसको कवर करने के लिए। तो इसका फॉर्डर आपका हमेशा रेडी होना चाहिए। और इसके लिए मैंने भी एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करा है ग्रेड बी के अंदर, जो कि आई थिंक 15 मार्क्स का था डिस्क्रिप्टिव में। तो बट उसमें सेक्शन वाइज था कि 15 में ब्रेक डाउन कर रखा था कि अगर आप 3 सब सेक्शन उसके अंदर क्वेश्चन के अंदर दे रखे थे कि अगर इसको अटैम्प्ट करते हो 3 मार्क्स, इसको करते हो 4। अभी तक मुझे ग्रेड ए में ये मेरे को सुनने में नहीं मिला है, अगर होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना कि ऐसा था या नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन फाइनेंशियल रेशोज़, ये तो एक्सपेक्ट करना ही है, लास्ट ईयर भी आया था, इस साल भी। बजट हाईलाइट, एक डॉक्यूमेंट था बजट इंटरवेंशन, वो गूगल पर भी अगर आप करेंगे तो वो आपको मिल जाएगा। वो बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रहा था एग्ज़ाम के समय, मैंने भी वो रीड करा था, अच्छा डॉक्यूमेंट था। उसमें एमएसएमई के रिगार्डिंग अगर आप उसको सेग्रीगेट करके पढ़ते तो उसमें बहुत अच्छे डेटाज वगैरह, मतलब सिंपल लैंग्वेज में दे रखा था, तो वो मैंने रीड कर लिया था। लिक्विडिटी रेशो, ये तो सिंपल है, इसमें कुछ पढ़ने की। एआईएफ, ये एआईएफ तो हर किसी को, मतलब मेरा ये मानना है अगर आप अगर पेपर देने आए हो सिडबी का तो आपके जो हैं एआईएफ फेज़ 2 में स्पेशली एआरसी, एनबीएफसी, मर्चेंट बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इनमें और इसमें बहुत माइनर सा डिफरेंस है, वो आपको पता होगा। नहीं पता होगा तो मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा अलग से। बहुत माइनर सा डिफरेंस है इन दोनों में। तो ये टॉपिक्स तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं फेज़ 2 में।
और ये ऐड भी होते हैं इसमें, ये टॉपिक्स तो ऐड होते हैं फेज़ 2 में ही, फेज़ 1 में इनका कुछ नहीं है। इसके अलावा IPO है, SME IPO होता है, म्यूचुअल फंड होता है, इक्विटी होता है, जो कि फेज़ 2 का पार्ट है। तो इसमें से मैं इसी को सिर्फ SME IPO को बोलूँगा जो इम्पोर्टेंट है, बाकी ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, एक ही क्वेश्चन आएगा ज़्यादा से ज़्यादा। ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनसे डिस्क्रिप्टिव भी आएगा, ऑब्जेक्टिव भी आएगा। तो अब वापस आते हैं कि कट ऑफ क्या रहेगा। इंग्लिश में 40 अगर आप स्कोर कर लेते हैं, ऑब्जेक्टिव में 50, मेरे हिसाब से तो 55 होना चाहिए क्योंकि पेपर बहुत आसान आया है, बट मैं 50 बोल रहा हूँ फिर भी। इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव में आपके 25 लगभग, या 20 भी बोल सकते हैं, 20 बोल दीजिए। ये अगर आपके आते हैं 110 के राउंड, तो आपका क्लियर होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। और जो रेंज है इस बार जो कट ऑफ जाएगा, थोड़ा इजी आया पेपर, तो वो 108 से 114, ये मुझे लग रहा है इसके बीच में जाएगा कट ऑफ फॉर ग्रेड ए। मैं ग्रेड ए की ही बात कर रहा हूँ। अब कट ऑफ एंड हो गया। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ऑब्जेक्टिव में क्या क्या था, क्या क्या नहीं था। ऑब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन आए थे वो न्यूमेरिकल्स बहुत कम थे, 4 क्वेश्चन थे। ग्रेड बी में तो एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, ठीक है। 4 क्वेश्चन क्या थे, एक करंट रेशो से था, एक क्विक रेशो से था, लिक्विडिटी से था, एक और क्वेश्चन था वो मुझे मिला नहीं है। लिक्विडिटी रेशो से था, मतलब इन्हीं दोनों से मिल करके कोई क्वेश्चन बन रखा था। फिर न्यूमेरिकल पार्ट ये था। उसके अलावा जो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस आए थे वो समाधान, मैंने अभी डिलेड पेमेंट्स का आपको बताया था। करंट रेशो के ऊपर 2 क्वेश्चन है, करंट रेशो के ऊपर आए थे 2 क्वेश्चन। उसके अलावा प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग इससे आना ही था क्योंकि ये ग्रेड बी में तो 2 क्वेश्चन आए थे इसके ऊपर PSL से, और सेम ही क्वेश्चन रिपीट कर रखा था 1 मार्क्स और 2 मार्क्स में, तो वो तो फ्री के मार्क्स थे। रेशोज़ में क्विक रेशो के ऊपर आ रखा था, क्विक रेशो और करंट रेशो मीन्स इनके ऊपर कोई डिफरेंस से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रखा था। टंडन कमेटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इससे तो आता ही आता है, लास्ट टाइम भी आया था, इस बार भी। स्टॉक ऑडिट का इंटरवल, ये तो आपको पता ही होता है। VCIP जो है, जो नॉन फेस टू फेस जो अकाउंट खुलते हैं, उसमें मतलब उसकी टाइमलाइन क्या होती है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है। जैसे कि VCIP में एक बहुत बेसिक रूल है जो हर किसी को पता होना चाहिए कि वो सब्जेक्ट टू कॉन्करेंट ऑडिट होता है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, बट मैं फिर भी बता देता हूँ। सब्जेक्ट टू कॉन्करेंट ऑडिट मीन्स जब भी वो अकाउंट ओपन होगा उसमें मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है। मैनुअल इंटरवेंशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए कॉन्करेंट ऑडिट वहाँ पर रखा गया है। एक ऑडिटर होगा जिसका काम है, इंटरनल ऑडिट का एक सेक्शन होता है हर बैंक में, जिसके अंदर उनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर आता है कि जो भी VCIP के थ्रू या नॉन फेस टू फेस अकाउंट खुले हैं तो वो उसमें सारे KYC डॉक्यूमेंट्स इंटैक्ट है नहीं है, एज़ पर RBI नॉर्म्स है नहीं है, तो वो सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट CDD री-KYC हॉट टॉपिक है इस समय पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर। CDD और री-KYC चल रहा है। जो BC के थ्रू अकाउंट खुलते हैं उनके अंदर भी CDD होता है। जो अकाउंट्स बंद हो जाते हैं, डॉर्मेंट और इनएक्टिव हो जाते हैं, वहाँ पर भी CDD का बहुत बड़ा रोल है, री-KYC का बहुत बड़ा रोल है। SMA के ऊपर आया था, आई थिंक SMA 1 के ऊपर आया था, शायद SMA 2 के ऊपर आया था। 65 डेज़ दे रखे थे, तो वो किसके अंदर आएगा, है ना, हमें पता ही है कि अगर 60 to 90 डेज़ के बीच में होगा तो वो SMA 2 के अंदर काउंट होगा। फिर एक सरफेसी के ऊपर क्वेश्चन था, 13-2 का क्वेश्चन था। 2 ही सेक्शन है इसमें, 13-2 और 13-4। तो फिर ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको मीन्स 2 टॉपिक है, मैं एक और टॉपिक बताता हूँ आपको। ये और एक और टॉपिक है क्रेडिट गारंटी स्कीम। ये लोग छोड़ जाते हैं, जैसे CGFSCL हो गया, CGTMSE हो गया, CGS फॉर सबऑर्डिनेट डेट हो गया, फिर CG फॉर स्कीम फॉर SC/ST वाला होता है, एक फिर क्रेडिट गारंटी स्कीम होता है, और SSI स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए होता है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए नहीं होता, स्टार्टअप
जो आपका स्टार्टअप इंडिया का है, स्टार्टअप इंडिया वाला होता है, तो ये है SSI, स्टार्टअप इंडिया वाला जो स्कीम का फंड होता है, सबको NGCTC ही मैनेज करता है। तो ये दो ऐसे टॉपिक हैं जो कि सिलेबस में नहीं लिखे हुए, कहीं भी मेंशन नहीं है, बट इसका हर बार बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ए में भी बी में भी। इस बार बी में आई थिंक 5 to 7 क्वेश्चंस आए हैं, और ये है बेसिकली। तो ऑब्जेक्टिव्स को आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव को प्रिपेयर करना हर जैसे जैसे एग्ज़ाम, क्योंकि ये सेकंड टाइम हुआ है सिट भी इस नए पैटर्न पे, न्यू पैटर्न पे सेकंड टाइम हुआ है, तो हर बार ये लोग भी ग्रो कर रहे हैं। लास्ट टाइम इन्होंने बहुत अच्छा पेपर दिया था ग्रेड बी का, इस बार इन्होंने कोई भी न्यूमेरिकल वगैरह कुछ नहीं दिया, प्लेन पेपर था बट ट्रिकी था, दो क्वेश्चन। ग्रेड ए बहुत ही इजी पेपर था, अगर आप इस रेंज में हैं तो आपको तुरंत ही अपना, मैं आपको बता देता हूँ आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपके पास अपना एक CV होना चाहिए, उसके अंदर अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वेल डिफाइंड होनी चाहिए। इसको 4 से 5 बार रीड कर लीजिए। लिखने के बाद नहीं समझ आता है, ChatGPT का यूज़ करिए कि 3 साल अप टू 3 इयर्स के एक्सपीरियंस क्रेडिट ऑफिसर का कैसा CV होना चाहिए। ये सिर्फ वर्किंग कैंडिडेट्स के लिए बता रहा हूँ मैं, जो MBA एंड अदर हैं जैसे CA हैं, उनके लिए एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं है, उनका CV उनको अलग से देखना पड़ेगा। मैं वर्किंग कैंडिडेट्स की बात कर रहा हूँ, और उनको प्रेफरेंस भी दी जाएगी इसमें ग्रेड ए में, बिकॉज उनका एक्सपर्टीज़ है इसी एरिया में, स्पेशली जिनके पास क्रेडिट है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि मैं ग्रेड बी का लास्ट टाइम इंटरव्यू दे चुका हूँ। तो ये वीडियो यहीं पर इतना ही। थैंक यू, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे।